हेलो स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर 18 देख रहे हैं और ये चैप्टर 18 का पार्ट 2 है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में, चैप्टर 18 के फर्स्ट पार्ट में हमने नेशनल इनकम का मीनिंग देख लिया था और उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि ये सारे है ना, हम देख चुके थे। इनकी डेफिनेशन को हमने समझ लिया था, हमने ये सब कुछ देख लिया था, राइट। तो अब हम सीधे उन क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक में है और जो कि आईएमपी क्वेश्चंस हैं, राइट। तो क्वेश्चन बैंक में आपके क्वेश्चन है कि जो नेशनल इनकम को जो मेजर करने की जो मेथड्स हैं, 3 मेथड है, उन तीनों मेथड के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, राइट। मतलब क्वेश्चन बैंक में उन्होंने तीनों ही मेथड को दिया है, इसलिए हमें तीनों ही मेथड समझनी होगी, ठीक है। तो नेशनल इनकम मेजर करने की 3 मेथड है। एक्चुअल में तीनों से आंसर एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है ना। तीनों मेथड में आंसर एक ही आएगा। ये 3 अलग तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस है, मतलब एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का नजरिया है, देखने का तरीका है। जैसे मैंने कहा था कि फैक्टर इनकम ही फैक्टर पेमेंट भी है, और हमने ये भी देखा कि फैक्टर इनकम अपनी सारी किस पे खर्च कर देते हैं, कंजम्पशन पर, राइट। तो वहां पर एक और चीज हमने देखा थी कि जितना प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में हुआ है, वो ये हम मान लेते हैं कि उतना ही क्या होगी, इनकम भी जनरेट होगी। तो 3 यहाँ पर अप्रोचेस हैं। पहला, इनकम कि जितने भी उस कंट्री के रेसिडेंट है, उन्होंने जितना भी इनकम अर्न करा है, उसको हम नेशनल इनकम कहेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि फैक्टर पेमेंट, क्योंकि फैक्टर इनकम इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ पर ये अप्रोच है कि जितने भी खर्चे हुए हैं, यदि उनका टोटल कर दिया जाए तो वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम होगी। इनकम और एक्सपेंसेस बराबर है, राइट। और थर्ड कॉन्सेप्ट है कि जितना हमारी इकोनॉमी में जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विस का, उन सब की मार्केट वैल्यू, सॉरी उनकी फैक्टर वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाए, उन सबका जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है उनका टोटल कर लिया जाए, तो वो कहलाता है नेशनल इनकम। 3 अलग अप्रोच से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीनों, ये रही 3 एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप। तो ये है पहला, द सम एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी। भाई इन इकोनॉमी में जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, मतलब जितने भी बिजनेस हैं जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स या सर्विस, वो मिलकर जितना भी वैल्यू एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन, उन सबके वैल्यू एडिशन को यदि टोटल कर लिया जाए तो वो जो टोटल होगा वो नेशनल इनकम होगा। अब ये वैल्यू एडिशन क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। हम अभी जब इस मेथड को समझेंगे तब, अभी हम सिर्फ इसका इंट्रो ले रहे हैं। एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड इन इकोनॉमिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी में जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, किन्होंने जनरेट करी है, किनको हुई है, फैक्टर्स को जितनी भी इनकम मिली है, जनरेट हुई है, उनका टोटल नेशनल इनकम है। ये अलग डिफरेंट अप्रोच है। फिर थर्ड जो अप्रोच है वो है एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में एक इकोनॉमी में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, उसको प्रोड्यूस करने पर के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, उन एक्सपेंडिचर को टोटल कर लो, तो वो क्या होगा, नेशनल इनकम। ये वही है बेटा, एक्सपेंसेस ये रहे, ये फैक्टर एक्सपेंसेस हो गए और ये फैक्टर इनकम हो गई। बात वही है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो आप, भाई कंपनी क्या करेगी, पेमेंट करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, और
फैक्टर क्या करेंगे, फैक्टर उस इनकम को रिसीव करेंगे, तो फैक्टर इनकम, बात एक ही है, राइट। तो इन तीनों जो एस्पेक्ट हैं, डिफरेंट तरीके हैं, इन तीनों से हम क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, इन तीनों मेथड्स को कहा जाता है, सबसे पहली वाली मेथड को कहा जाता है वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। ध्यान रखना, ये याद रखना, क्वेश्चन या तो वैल्यू एडेड बोल देगा या प्रोडक्ट मेथड बोल देगा, आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरी है इनकम मेथड और तीसरी है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड काफी इजी है, इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं रहेगा। थोड़ा सा वैल्यू एडिशन वाली मेथड थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। सबसे अच्छी बात है, एमपी बोर्ड ज्यादातर सिर्फ थ्योरी पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चंस पर नहीं देते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं देते हैं, देते भी हैं तो 2 या 4 नंबर का एक आध बार दे दिया हो तो ठीक, उसके और में आपको थ्योरी मिल जाएगा। देखिए, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने में भी मुझे मजा आता है, सिखाने में सब मजा आता है, पर प्रॉब्लम यह है कि आपकी एमपी बोर्ड इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है, इसलिए मैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं जाऊंगा। ठीक है, हाँ, सीबीएसई में हम जरूर करना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बट आपके इसमें नहीं, तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल ही पार्ट देखेंगे। तो अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे इन सारी मेथड का, तो ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, तो अब इन मेथड में सबसे पहला, इन तीनों मेथड में एक कॉमन स्टेप है, ये देखो, द फर्स्ट कॉमन स्टेप ऑफ ऑल 3 मेथड्स गिवन इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेप सभी में कॉमन है, और वो क्या है, वो है कि आप सबसे पहले सारे जितनी भी इकोनॉमी में प्रोड्यूसिंग यूनिट है, राइट, बिजनेस है, राइट, उनको आप इस तरीके से 3 अलग अलग सेक्टर्स में क्लासिफाइड कर लो। क्लासिफाइड कर लो मतलब उनकी पहचान कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, अलग अलग कर लो इन 3 सेक्टर में। अब ये 3 सेक्टर आप अच्छे से जानते होंगे, 9th 10th में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। सर नहीं पढ़ा, वो पढ़ लेते तो बात क्या होती, पुरानी बातों को याद मत दिलाया करें सर, तो फिर आप 12th में कैसे हो? यदि आपने पढ़ा नहीं है तो आप यहाँ कैसे आ गए? मेरा तो सीधी सी बात है, सर बता दो ना, शॉर्टकट में बताऊंगा। प्राइमरी सेक्टर हम उसको बोलते हैं जो हमारी बेसिक, हमारी अर्थ से जुड़ी हुई है ना, हमारे अर्थ से, भूमि से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है। ऐसे बिजनेस, ऐसी चीज का प्रोडक्शन जो, जिसका रॉ मटेरियल एक तरह से क्या है, जमीन है, भूमि है, राइट, अर्थ है। जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो भी कुछ प्रोड्यूस होता है वो क्या होगा, वो हमारे, उसका मेन कंटेंट क्या है, हमारी जमीन। फॉरेस्ट्री मतलब जंगल, फिशिंग हमारी भूमि से जुड़ा हुआ है, फिशिंग भी, माइनिंग है ना, जो निकालना, हम जो माइनिंग करके जो निकालते हैं, ये सारी चीजें क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आती है। ठीक, इसके बाद में आता है सेकेंडरी सेक्टर, ऐसा सेक्टर जो कि प्राइमरी, जो कि जिसमें बेस, जिसके, जैसे कि इसका जस्ट अपोजिट ये समझ लीजिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, गैस बन रही है, वाटर सप्लाई हो रही है ना, टीवी, मोबाइल, राइट, कोई भी प्रोडक्ट जो आप फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हुए देखते हैं, राइट, वो सारा सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। ठीक, और तीसरा टर्सरी सेक्टर का मतलब सर्विस, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये तीसरा सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। सर्विस को यहाँ पर ये तीसरा सेक्टर दिखा गया, ये देखिए सर्विसेज। ठीक, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस, डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहे हैं, वकील अपने सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग की सर्विस है, इंश्योरेंस की सर्विस है, राइट, एजुकेशन सर्विस है, ये सारी सर्विसेज क्या कहलाएगी, तीसरा सेक्टर कहलाएगी। तो तीनों सेक्टर में जितने भी अलग अलग कंपनियां हैं, भाई इसमें कोई अलग कंपनी है, इसमें कोई अलग कंपनी है ना, इसमें कोई अलग कंपनियां हैं, इन तीनों सेक्टर की जो भाई इकोनॉमी तो में सभी कंपनी फैली हुई है, तो आपको अलग अलग कंपनियों, अलग अलग सेक्टर की कंपनियों को पहले अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। ठीक, ये आइडेंटिफाई करेंगे और इनसे आप एक
आइडेंटिफाई करेंगे। ये तीनों में एक कॉमन, तीनों मेथड में कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब पहले तो आपको ये करना ही है। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन आता है, ये रहा आपके, इसमें मैं बता देता हूँ क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मालूम है ना, अपने एप्लीकेशन से। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाइए और वहां पर क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये रहा जो हम अभी करने वाले हैं, उसका क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एस्टिमेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को की मेजर करने या उसका एस्टिमेट करने की मेथड एक्सप्लेन करना है, वो भी कौन सी, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, दोनों एक ही बात है, राइट। तो हम वैल्यू एडेड मेथड को समझने जा रहे हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में आप ये छोड़ देना, फाइनल प्रोडक्ट मेथड को, इसको छोड़ देना। सर क्यों छोड़ देना, आपने लिखा क्यों? देखो फाइनल प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इस मेथड की दो अलग अलग मेथड है, मतलब इसमें भी दो अलग अलग है। फाइनल प्रोडक्ट मेथड अब बंद हो चुकी है क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग होती थी, एक ही चीज को दो बार गिनने की गलती हो सकती थी इसमें, किसमें, फाइनल प्रोडक्ट मेथड में। इसलिए ये अब नहीं है। इसलिए जब ये नहीं है डबल काउंटिंग, ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम थी, इसलिए इस मेथड को यूज नहीं किया जाता है। सिर्फ कौन सी की जाती है, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक ही बात है, इस मेथड को यूज किया जाता है। तो हम उसी को समझेंगे। ठीक है, तो आप याद रखना, वैल्यू एडेड मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, एमसीक्यूज बनता है। फाइनल प्रोडक्ट मेथड में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है, वैल्यू एडेड मेथड में नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम समझें कि सर ये वैल्यू एडिट क्या होता है, वैल्यू एडिशन क्या होता है। ठीक है, जिसके लिए मैं आपको एक दूसरे नोट्स पर लेके जाऊंगा जी। ये रहा वो, थोड़ा सा हिंदी में है, राइट, है ना, क्योंकि हिंदी के उसमें से नोट्स में से लिया मैंने, इंग्लिश में नहीं बना पाया अभी मैं। इसको देखना, प्रोडक्ट, राइट। तो हमारे यहाँ, अब देखो हिंदी तो पढ़ना आती होगी आपको थोड़ी बहुत, है ना। फाइनल प्रोडक्ट ये है जिसको हम बोलते हैं अंतिम, हिंदी में मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर फाइनल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट गुड्स, राइट, और वैल्यू एडिशन, इसको क्या कहेंगे, वैल्यू एडिशन। फाइनल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट गुड्स और वैल्यू एडिशन। ठीक है, मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में ये तीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू एडिशन कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, इन तीनों की बाजार वैल्यू, मार्केट वैल्यू लेना है, और इनकी मार्केट वैल्यू में से हम माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, राइट। अब फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ये हमारे चैप्टर नंबर 15 में फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ नहीं करूंगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, यहाँ सिंपल भाषा में समझाऊं तो भाई इसको प्रोड्यूस करने में जो भी रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसको माइनस कर दो। तो 500 करोड़ की मार्केट में कपड़ा मार्केट वैल्यू का, क्लॉथ मार्केट में प्रोड्यूस हुआ, इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ कितने का, 5000 करोड़ का। 5000 करोड़ का ये जो प्रोडक्ट जो कि कपड़ा प्रोड्यूस हुआ है, इसकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, इसमें जो लगा है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो कितने का है, 1000 करोड़ का। तो हम फाइनल गुड्स में से उसके रॉ मटेरियल की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो क्या कहलाता है, वैल्यू एडिशन। ठीक है, सिंपल सी चीज मैं बताऊं, यदि ये मार्कर बनाने के लिए हमने जो जो भी खरीदा, उन सबकी टोटल कॉस्ट मान लीजिए 10 रुपीज है। ठीक, अब बनने के बाद में मैं ये सब कुछ जब मैंने असेंबल कर दिया इन सबको, और क्या बना दिया, एक मार्कर बना दिया, और इसको मैं मार्केट में 15 रुपए में सेल कर रहा हूं, तो इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो रॉ मटेरियल जो इसमें लगाया गया वो कितने का है, 10 रुपए का। और 5, मतलब बात को समझना, प्लास्टिक की वैल्यू, इसके अंदर जो फॉर्म है उसकी वैल्यू, इंक की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। उसको मैंने जब प्रोसेस करा, और प्रोसेस करने के बाद ये कितने में बिक रहा है, 15 रुपए में, तो 5 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। ठीक है, तो इसको कहेंगे वैल्यू एडिशन। तो हम लोग क्या करते हैं,
अलग अलग सारे जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा इकोनॉमी में, उनको तीनों सेक्टर में अलग अलग पहचान कर लेंगे कि भैया ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे ये कौन से सेक्टर से होगा, प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। ये कौन से सेक्टर से होगा, ये भी प्राइमरी सेक्टर से। ये कौन से सेक्टर से होगा, ये सेकेंडरी सेक्टर से। इस तरीके से तीनों सेक्टर के अलग अलग क्या करेंगे हम, फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस, फाइनल जो प्रोडक्ट जो हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू लेंगे। उनकी मार्केट वैल्यू में से हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू माइनस कर देंगे, जो उसमें रॉ मटेरियल लगा है उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमें आ जाएगा वैल्यू एडेड। कितनी वैल्यू ऐड हुई है, मतलब इंक्रीज हुई है ना। मूल्य वृद्धि मतलब इंक्रीज होना, तो कितनी उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है उन सबका टोटल यदि लगा देंगे, तीनों सेक्टर से जो प्रोड्यूस हो रहा है उन तीनों सेक्टर का वैल्यू एडिशन का टोटल लगा देंगे, तो ये जो टोटल आ रहा है 14,200 करोड़, ये एक्चुअल में वैल्यू एडिशन है। और वैल्यू एडिशन जो ये टोटल आ रहा है इसी को हम जीडीपी एमपी कहेंगे। क्या कहेंगे, ये किसके बराबर है, जीडीपी एमपी के बराबर। इन सब की ग्रॉस वैल्यू निकाल ली जाए, किसकी, वैल्यू एडेड की ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू मतलब कि जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, ग्रॉस एडेड वैल्यू, ये ग्रॉस एडेड वैल्यू होगी, इसी को हम जीडीपी कहेंगे। ठीक है, चलिए आ जाए हम हमारा नोट्स पे आ जाए। ये रहा देखो, एस्टिमेटेड ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, राइट। तो मार्केट प्राइस पर ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब ही जीडीपी होता है। ये देखिए दिख रहा है, जी ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी क्या होता है ये मैं समझा चुका हूं इसके पहले वाले पार्ट में, राइट। अब बात को समझना, हमें क्या निकालना है, हमें नेशनल इनकम मेजर करनी है, एस्टिमेट करनी है, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है। नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। जबकि अभी हमने देखा कि हम ये जो वैल्यू एडिशन करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे सभी का, उनका टोटल लगा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएवी, ग्रॉस वैल्यू एडेड मिलेगा, जो कि क्या होगा, जो जीडीपी होगा, राइट। क्या होगा, जीडीपी। ये देखो, तो ये वही फॉर्मूला है कि हम जब ग्रॉस वैल्यू का एडिशन करेंगे तो हमें जीडीपी एमपी मिलेगा, ठीक। और उसमें हम ये सारी चीजें कर देंगे तो हम किस पर आ जाएंगे, इस पर। और ये मैं फॉर्मूला समझा चुका हूं कि इससे यहां पर कैसे पहुंचा जाएगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। आप बस इतना ध्यान रखें, ये और ये आपको ये कैलकुलेट हो जाएगा, जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पे कैसे जाएंगे उसका लॉजिक मैं पिछली यूनिट में समझा चुका हूँ, पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। फिर भी एक बार बता देता हूँ, यहाँ देखो, एमपी से हमको कहाँ पर आना है, एफसी पे, तो क्या माइनस करेंगे, एनआईटी, ठीक। पी सेम है, डी से एन पर आना है, डी से एन पर आना है तो क्या प्लस कर देंगे, एनएफआईए। और जी से हमें एन पर आना है तो क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये क्या है मेथड, इसमें कैसे कैलकुलेट होता है। अब इसे हमें कैसे लिखना है, समझ में आ रही बात, इसे लिखना कैसे है और याद कैसे करना है आसान तरीके से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर इस मेथड को यहां से चालू करना है, ठीक। ये लिखना है, ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा लिखना है, ठीक है। और ये भी पूरा यहां तक आएगा, ठीक है। ये छोड़ देना, ये आपके काम का नहीं है, ये सीबीएसई के लिए है, ठीक है। और ये भी लिखना है ना। और ये आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ ना लिखते हुए जो हमने ऊपर यहाँ पर एक्सप्लेन करा है ये लिख देना, फॉर्मूला ये आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक। बट उसको आपको
इन वर्ड्स में भी लिखना होगा। जैसे ये फॉर्मूले बेस है, आपको वर्ड में कैसे लिखना पड़ेगा कि भाई मार्केट प्राइस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम ऐड करेंगे NFIA को और माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, ऐसा लिखना है। समझ में आ रही बात? ये फॉर्मूला है, उसको एक्सप्लेन करना है फॉर्मूले को। तो सर कैसे याद करेंगे? मैं बताता हूँ याद कैसे करना है। मैं इसको रीड करके बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। वैल्यू एडेड मेथड, अंडर दिस मेथड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी हमने प्रोड्यूस करा है उसको हम क्या बोलते हैं? आपको याद होगा माइक्रो से हम पढ़ते आ रहे हैं, आउटपुट का मीनिंग क्या होता है? आउटपुट का मीनिंग होता है नंबर ऑफ यूनिट जितनी भी हमने प्रोड्यूस करी, राइट? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जितनी भी हमने प्रोडक्शन करा है उसकी टोटल वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है, राइट? तो हम जितना भी हमने प्रोडक्शन करा है मतलब कि ये 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ का हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट ये रहा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये रहा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज डिडक्टेड, तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। ये देखो हमने डिडक्ट करा, ये डिडक्ट करा इंटरमीडिएट, इसमें से इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या मिल जाएगा बेटा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये देखो, टू फाइंड आउट द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ठीक, आगे फ्रॉम बोथ द अबव वे। अब बोथ द अबव वे का मतलब ये है कि इस वाली मेथड में भी और याली मेथड में भी। तो आप यहां पर सीधा ये आप ये हटा देना, फ्रॉम द वे वी गेट जीडीपी, हमको क्या मिल जाएगा? जीडीपी एमपी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, ये यहाँ पर आपको यही बताया था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ही जीडीपी एमपी है, राइट? जीडीपी एमपी मिल जाएगा। टू दिस ये आ जाएगा एन, यहाँ पर ये एन है ना बेटा? एन है, वो गलती से एच हो गया, मैंने उसको यहाँ पर डाल भी दिया है ताकि बच्चा करेक्ट कर ले, है ना? तो NHIA को हम एडिट करेंगे एंड डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। किसके लिए? नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए, ठीक है। ये इसका रिटर्न में जो मैं आपको बोल रहा था वो यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको उसको ये मेथड को एक्सप्लेन करके बताना है कि कैसे एस्टिमेट किया जाता है। तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि भाई हमें एस्टिमेशन किसका करना है? NNPFC का। तो NNPFC का एस्टिमेशन करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? हमें निकालना होगा वैल्यू एडेड। हमको क्या निकालना है? वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मतलब कि जीडीपी, राइट? तो जीडीपी वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या करना होता है? तो भाई हम वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वही लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है। आप रीड करके देखिए, वैल्यू एडेड बाय द यूनिट इज द एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स। भाई कॉस्ट, सेल प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर दो तो वैल्यू एडिट आ जाएगा। ये वही तो है, ये मार्केट की वैल्यू है और ये क्या है? कॉस्ट है 1000। तो 5000 करोड़ में से 1000 करोड़ को माइनस कर दिया तो वैल्यू एडिट आ गया, राइट? ये कॉस्ट हो गई और ये मार्केट प्राइस हो गई, है ना? वही तो लिखा है। इन अदर वर्ड इट रेफर टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू अ थिंग, किसी भी चीज में उसकी वैल्यू का एडिशन हो जाना। और ये रहा उसका फाइनल फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है जीडीपी निकालने का। तो जीडीपी निकालने के फॉर्मूले में हमको क्या, दो चीजों की जरूरत है? किसकी? वैल्यू ऑफ आउटपुट की और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। अब हमें पहले ये कैलकुलेट करके देखना है, राइट? तो ये कैसे आएगा? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये रहा पहला पॉइंट कि हमें एस्टिमेट करना होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट का, ठीक? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है कि जो भी आपने सेल कर दिया प्लस जो भी आपके स्टॉक में चेंजेस हुआ, है ना? जो आपने सेल कर दिया, आपने सेल कर दिया मतलब
एक इकोनॉमी में जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं, बिजनेस हैं, उन्होंने जितनी भी सेल करी प्लस उनके जो स्टॉक में चेंजेस आया है, उन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। और ऐसा करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए पहले आपको सेल्स निकालनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि चेंजेस कितना आया है। तो स्टॉक इन चेंजेस कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे ओपनिंग स्टॉक से तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन स्टॉक। ठीक, चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा, फिर आप क्या करना, सेल्स में चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देना तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब जीडीपी, और जीडीपी में ये कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम। अब जो मैंने समझाया वो प्रैक्टिकल अप्रोच थी, मतलब न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका था। अब आपको उस, जैसे बोलते हैं ना कि साइकिल कैसे चलाएं बताइए, तो वो प्रैक्टिकल चीज है, पर प्रैक्टिकल चीज की आप जब थ्योरी लिखोगे तो बड़ी अजीब तरीके से लिखोगे। तो ये वो थ्योरी का तरीका ये है कि भाई पहले आपको ये लिख के समझाना पड़ेगा, फिर आपको ये समझाना पड़ेगा, फिर आपको ये समझाना पड़ेगा। जबकि इसका पूरा सीक्वेंस प्रैक्टिकली कैसा होता है मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया कि पहले ये फिर ये अलग। जबकि रिटर्न में इसको जब लिखना हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये तो भैया करना ही पड़ेगा, एमपी बोर्ड करना पड़ेगा, है ना। कुछ भी नहीं है, आपके दिमाग में ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि आखिर हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना क्या है, ये पहले ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मालूम होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे मालूम होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब ये रहा, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय फर्म ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड वैल्यू एडेड, सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना प्रोड्यूस करा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहां पर एक बात दे रखी क्या, कि यदि स्टॉक, यदि इफ एंटायर आउटपुट मतलब जितना भी आपने प्रोड्यूस करा था वो पूरा आपने क्या कर दिया, इज नॉट सोल्ड विद इन द ईयर, सॉरी इसको ऐसे समझो, इफ आउटपुट इज इंटायरली सोल्ड मतलब जितना भी आपने प्रोड्यूस करा था उतना आपने पूरा सेल कर दिया, तो बताओ जितना प्रोड्यूस करा उतना पूरा सेल कर दिया तो चेंज इन स्टॉक जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। तब यहां पर आपको सेल में चेंज इन स्टॉक प्लस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अरे जीरो को कैसे ऐड करोगे, समझ में आई बात। और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये कि भैया आपने जितना भी प्रोड्यूस करा वो पूरा का पूरा आपने सेल नहीं करा, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आप उसको जोड़ देना। बहुत सिंपल तो है, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर चेंज इन स्टॉक ये तो क्लियर है, वैल्यू एडिशन भी अभी मैंने क्लियर कर दिया, इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देना। फिर आप ये चीज लिखोगे। अब ये चीज इस पूरी मेथड से थोड़ा सा अलग है, एक्चुअल में ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि भाई ये मैंने अभी समझाया था ना कि भाई तीनों इन मेथड्स में एक कॉमन क्या होगा, एक कॉमन स्टेप होगी कि हम तीनों के सेक्टर्स पहचानेंगे, 3 सेक्टर पहचानेंगे, इन सेक्टर में जितनी यूनिट है उनका ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए, बट लिखिए फोर्थ स्टेज पर क्या, कि भैया आइडेंटिफाई द ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, प्राइमरी सेक्टरी टर्सरी सेक्टर। फिर क्या करो, कैलकुलेट करो डिडक्टिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम वैल्यू एडेड आउटपुट। वही बात फिर से, ये वाली बात फिर से बोली कि आप क्या करो, फिर आप वैल्यू एडेड कैलकुलेट करो, किसके जरिए, वैल्यू एडेड सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके। ठीक, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर जो भी आएगा मतलब ये सब आएंगे, इन सब का टोटल कर लो तो ये आ जाएगा। तो इन सब का टोटल कर लो, ये तीसरी लाइन है ये जो लिखी हुई है, एड ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट।
सभी प्रोडक्शन यूनिट की सभी वैल्यू एडेड को क्या करो, ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर लो। ठीक है, जब सबका आप टोटल कर लोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, GVA मतलब कि GDP MP। ठीक, और यदि आपको GVA निकालना है, ये जो हमने ये जो कहा ना, ये जो थ्योरी लिखी है, इस थ्योरी का फॉर्मूला, इस थ्योरी को यदि हम फॉर्मूले में देखेंगे तो वो ये रहा, ये कि भाई वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर से, वैल्यू एडेड सेकेंडरी सेक्टर से, वैल्यू एडेड टर्सरी सेक्टर से, तो उन तीनों के वैल्यू एडेड को आप क्या करो, टोटल कर दो, ऐड कर दो, तो आप कहां पहुंच जाओगे, आप यहां पहुंच जाओगे। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब GDP MP है। ठीक, और आखिरी में फिर आपको ये फॉर्मूला निकाल बताना पड़ेगा कि फॉर्मूला फॉर नेशनल इनकम, और इतना लिखने के बाद आपस रिटर्न आप ये लिख देना, ये बहुत हटा देना ना, बहुत शब्द हटा देना यहां से। ठीक, ये इतना फिर से लिख देना। ठीक, तो ये आपकी मेथड हो जाएगी वैल्यू एडिशन मेथड फॉर नेशनल इनकम। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको और थोड़ा सा 2-3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, IMP क्वेश्चन है। ठीक, अब आता है इसके प्रिकॉशंस, राइट। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में वो आपको देखो, मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर वो यहाँ पर प्रिकॉशंस भी दिए हैं, देखो प्रिकॉशंस, राइट। बट आपके देखो 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड। तीनों मेथड को क्वेश्चन बैंक में दिया है और तीनों मेथड के प्रिकॉशंस हैं। बट क्वेश्चन बैंक में केवल 2 मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के ही प्रिकॉशन के क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन बैंक में। मतलब किसका छोड़ दिया, वैल्यू एडिशन का क्या छोड़ दिया, प्रिकॉशन। पर आपको आगे के 2 प्रिकॉशन समझना है तो आपको वैल्यू एडिशन का प्रिकॉशन समझना पड़ेगा। बहुत दिमाग से खेला है समझने वाले के लिए, कुछ नहीं है। लगभग तीनों यूनिट के जो प्रिकॉशंस हैं 80-90% सिमिलर है, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक याद करो, तीनों के लगभग हो जाएंगे। सिर्फ डिफरेंट याद रखना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये अलग चीज लिखना है, इसमें ये अलग लिखना है, बस। समझ में आ रही बात। बाकी एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक पूरा प्रिकॉशन कर लोगे तो 2 के सिर्फ उसमें क्या हटाना है और क्या जोड़ना है ये ध्यान रखना होगा, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, वैल्यू एडिशन में हमको प्रिकॉशंस क्या रखना है, सावधानियां क्या रखनी है, या क्या कठिनाइयां हैं, वो यही है आंसर। देखिए क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। सीधी सी बात है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को तो हम माइनस करते हैं, तो उसको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, उसको तो माइनस करना है। क्लियर। परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड। मीन्स कि देखिए, आप यदि किसी, जैसे ये मेरा मोबाइल मान लीजिए, ठीक है, ये जिस ईयर में प्रोड्यूस हुआ था कंपनी से, न्यू था, जब मैंने इसको खरीदा तब ये उस साल की इनकम में, नेशनल इनकम में काउंट हो गया। ठीक, मतलब 2020 में मान लीजिए, तो दूसरे 2020 में ये एज ए इनकम में काउंट हुआ क्योंकि ये 2020 का प्रोडक्शन था, राइट। अब मैं इसे 2021 में इसको सेल कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो ये कोई मेरी इनकम नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पहले से प्रोड्यूस है और इसको हमने कहाँ काउंट कर लिया है, इसको हमने 2020 में इसको एज ए इनकम काउंट कर चुके हैं। ठीक, तो सेकेंड हैंड गुड्स की परचेज या सेल को हमको कैलकुलेशन में नहीं लेना है ना। इनपुट, अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना, इन सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पे जो ब्रोकर के कमीशन होते हैं, एजेंट के कमीशन होते हैं, हो सकता है देखो इसको सेल करने के लिए मैंने किसी को बीच में रखा हो और उसको कहा कि यार ये तो सिर्फ 4,000 में बिक रहा है, तुम यदि बिकवा दोगे 6,000 में तो मैं तुमको 600 रुपए का कमीशन दूंगा। तो उस एजेंट के कमीशन जो 600 रुपए है उसको नेशनल इनकम में लेना है। क्यों? क्योंकि वो तो पहली बार सर्विस दे रहा है ना भाई। गुड्स जरूर सेकेंड हैंड है, पुराना गुड्स है, बट
वो ब्रोकर के लिए तो वो पहली बार वो सर्विस दे रहा है ना उस प्रोडक्ट पे, इसलिए उसकी सर्विस का जो इनकम होगी, जो उसको हमने एज अ कमीशन पे करा है, वो हमको लेना जरूरी है। ठीक है, ये रहा कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब लेना है, एक्सक्लूडेड मतलब छोड़ना है। ठीक, सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। देखिए मैं किसान हूं मान लो, है ना, और मेरे यहाँ पर 200 क्विंटल का क्या हुआ, वीट गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, राइट, जिसमें से मैंने 10 क्विंटल अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, मतलब भाई सभी को लगता है वीट तो मैं बाहर से खरीदूंगा, उससे अच्छा मैं तो अपना खुद का जो गेहूं का जो प्रोडक्शन हुआ है मैं अपना ही रखूंगा ना। तो मैंने खुद के 10 क्विंटल गेहूं को मैंने अपने पास रखा और बाकी का 190 क्विंटल को सेल कर दिया, राइट। तो हमने जितना सेल करा मार्केट में कितना आया 190, राइट, मार्केट में कितना आया 190। तो 190 टोटल प्रोडक्शन 190 नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए 200। मतलब मैंने जो सेल्फ कंज्यूम कर लिया है ना, उसको भी नेशनल इनकम में काउंट करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो प्रोडक्शन हुआ ना। मान लो मैं उसको सेल्फ कंज्यूम नहीं करता तो मार्केट में कितना होता, 200 यूनिट का होता, ऑब्वियसली होता। तो सेल्फ कंज्यूम गुड्स को की वैल्यू को भी इंक्लूड करना चाहिए। ठीक, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड। हमने जितना अपने ऑन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब ये है कि हमने हमारा जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको इंक्लूड करना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन करने में हमने हमारे पास से जो कुछ भी लगाया है, जैसे गेहूं का प्रोडक्शन करने के लिए हमने क्या करा, हमारे पास में जो गेहूं के लिए जो बीज के रूप में जो गेहूं यूज होता है, राइट, तो हमने वही गेहूं लगाया जो हमारे पास में रखा था। मतलब हमने मार्केट से बीज नहीं खरीदा, राइट, मार्केट से बीज नहीं खरीदा, तो हमने हमारे पास के जो गेहूं लगा दिए गेहूं का प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो जो हमने हमारे पास से लगाए उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, उसको काउंट करना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने पास का यदि कोई रॉ मटेरियल हमने यूज करा है जिसको हमने मार्केट से नहीं खरीदा है, हमारे पास पहले से था, तो उसको भी कंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम सर्विस, मतलब यदि आप खेत में काम कर रहे हैं और खुद ही काम कर रहे हैं, आप दूसरों से काम नहीं करवा रहे हैं, दूसरों से भी काम करवा रहे हैं पर आप भी काम कर रहे हैं, तो आप एक लेबर की वेजेस बचा रहे हैं, तो आपको भी एज अ लेबर काउंट किया जाना चाहिए कि मान लीजिए 10 लेबर काम कर रहे हैं और 11वें आप हैं, है ना, तो आपको टोटल 11 लेबर की वेजेस को काउंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी उसमें प्रोडक्शन में एक इनपुट है। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं फोकस ट्यूटोरियल में टीचर हूँ और मैं फोकस ट्यूटोरियल का ऑनर भी हूँ, तो फोकस ट्यूटोरियल की एक इनकम अलग होगी और फोकस ट्यूटोरियल में काम करने वाले टीचर की भी एक अलग इनकम होना चाहिए। भाई मुझे अपने आप को सैलरी देना चाहिए। एक्चुअल में फोकस ट्यूटोरियल आशीष कुशवाहा को क्या करेगा, पेमेंट करना चाहिए, भले से नहीं करता है पर आपको कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि आशीष कुशवाहा कहीं और पढ़ाता तो इनकम जनरेट होती, राइट। तो जो सेल्फ कंज्यूम सर्विस, खुद अपन अपने यहाँ काम जब करते हैं तो एज अ पर्सन आपको अलग पर्सन मान के एक अलग ट्रीट करके उसकी सैलरी को कंज्यूम मतलब उसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो ऐसी इनकम को क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है ना, मैं सॉरी आपको ये बोल रहा था इंक्लूड करना है, दिमाग में नहीं है और बोले जा रहा हूँ इंक्लूड करना है। ऐसी इनकम को आप इंक्लूड नहीं करना है, वो दूसरी जगह इंक्लूड होती है, यहाँ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी सेल्फ कंज्यूम सर्विस को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, कमीशन अर्न ये हो चुका है। रेंट, ठीक, हाँ ये जरूर लेना, ये मैं मेरे एक्चुअल में
ये इसको हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है, और इसको इंक्लूड नहीं करना है। ये क्या है, सेल्फ सर्विस को इंक्लूड नहीं करना है, जबकि हमारा खुद का कोई सामान लगा है, जैसे कि ये बताया था ऑन अकाउंट, राइट, और हमारे खुद की जो प्रॉपर्टी लगी हुई है ना, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने ही घर में अपने ही घर में कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ, तो अपने घर में जब मैं कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ, तो जितना सेक्शन में मैं अपनी कोचिंग चला रहा हूँ उसका किराया कितना होना चाहिए वो इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है ना। रेंट ऑन द ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस इज आल्सो टेकन इनटू अकाउंट। मेरा खुद के घर में जब मैं कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ या कुछ भी अर्निंग कर रहा हूँ, तो यदि मान लो मैं उसको कहीं और करता तो मुझे किराया देना पड़ता, उसको इंक्लूड करना है, बट मेरी खुद की सर्विस को इंक्लूड नहीं करना है। मैंने यदि अपने पास से कुछ सामान लगाया है तो उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। आगे ये हो गया। The value added in the government sector is equal to compensation of employee only। देखो गवर्नमेंट ने जो भी वैल्यू एडिशन करा है वो निकालने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट ने जो भी कंपनसेशन अपने एम्प्लॉयज को दिया है। अब कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, ये कंपनसेशन का मतलब आपको इनकम मेथड में समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये लिखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ये सब मिला के कंपनसेशन होता है। तो ये सब मिलाकर आपका एक वर्ड बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो वो यही कह रहे हैं कि इसको आपको क्या करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में वैल्यू एडिशन निकालने के लिए आप क्या करो कि गवर्नमेंट ने जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किया है आप उसको ऐड कर लो, ठीक। तो ये रहा आपका प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिशन। अब फास्ट हम देख लेते हैं बेटा इनकम मेथड, ठीक। इनकम मेथड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपकी कंट्री में, ये देखो है ना, ये सब मैं समझा चुका हूँ, बस आपको रीड करके देखना है, मतलब ये सब कुछ आप जानते हैं। द नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, जब पेमेंट देते हैं वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक। तो इनको जो भी पेमेंट मिला है उनका टोटल क्या होगा, नेशनल इनकम होगी। ये हम पहले भी डेफिनेशन जान चुके हैं, नेशनल इनकम की डेफिनेशन है ये। दिस मेथड आल्सो कॉल्ड शेयर मेथड एंड पेमेंट मेथड, सॉरी फैक्टर पेमेंट मेथड। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन इस नाम से भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है, ठीक। क्या करना होगा भाई, हमें यदि एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम निकालना है तो हमें क्या करना होगा, आपको सिर्फ देखो क्या ध्यान रखना है, ये चार चीजें ध्यान रखनी है, ये वेजेस रेट, ये चार चीजें, ये चार चीजों को जोड़ दिया जाए सभी का टोटल, इन चारों को, तो नेशनल इनकम होगी। तो देखो वेजेस, वेजेस को यहाँ पर ये रहा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस को ही यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोला है। मतलब देखो वेजेस एक छोटी चीज को समझाने के लिए कहा है। अब वेजेस से रिलेटेड, वेजेस किसको मिलती है भाई, एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज को जो जो मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक तरह से कंपनसेशन, ठीक। तो क्या क्या मिलता है वेजेस को, सॉरी एम्प्लॉयज को, वेजेस सैलरी मिलती है जो कैश में मिली है, मतलब कि उनके अकाउंट में आई है। काइंड में कोई पेमेंट मिलता है, काइंड में कैसे, कभी कभार किसी टारगेट को पूरा करने के लिए, है ना, कि आप इतने लाख का टर्नओवर कर दो, इतने लाख का टारगेट पूरा कर दो, कंपनी आपको एक कार गिफ्ट करेगी, तो वो जो कार गिफ्ट करी है ना वो पेमेंट इन काइंड होगा, तो उसकी वैल्यू को भी ऐड करना है कि कितने का गिफ्ट करा है, राइट। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये क्या होता है भाई, पेंशन आपको मालूम होगा। देखिए किसी भी एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट होने पर पेंशन जो मिलती है, वो पेंशन एक्चुअल में उसकी सर्विस के दौरान, जितने साल भी उसने जो सर्विस करी है, 25 साल 30 साल जो सर्विस करी है, उस सर्विस के दौरान उसकी सैलरी में, जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपए, तो 2,000 रुपए एम्प्लॉयर जिसने मुझे रखा है, एम्प्लॉयर वो 2,000 रुपए
पेंशन स्कीम में, जो कि गवर्नमेंट की भी होती है प्राइवेट भी होती है, उन स्कीम में 2,000 रुपए मेरा एम्प्लॉयर जमा करवाएगा, ताकि जब मैं रिटायर हूं तो वो जो स्कीम में जो पैसा जमा हुआ है उसका ब्याज इंटरेस्ट मिलकर मेरे को पेंशन के रूप में मिलता है। ऐसा अचानक नहीं आ जाता है, उसको एक पहले इकट्ठा किया जाता है। एम्प्लॉयर आपके लिए पैसा जमा करता है, तो किसके लिए जमा कर रहा है? एम्प्लॉय के लिए ना। तो एम्प्लॉय को जो जो मिला वो उसको हम यहाँ पर फैक्टर इनकम के वेजेस के बराबर कैलकुलेट करेंगे। भाई वेजेस में हम क्या मान लें कि एम्प्लॉय को जो मिला, क्या क्या मिला, ये मिला, ये मिला, स्कीम में पेंशन की स्कीम में जमा करा किसने? एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉयर का। और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, और जिस किसी भी व्यक्ति को जो पेंशन मिल रही है काम के बदले पेंशन, दो तरह की पेंशन होती है बेटा। एक ओल्ड एज पेंशन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट में, है ना। ट्रांसफर पेमेंट याद करो, ये सबसे पहले है ना, ये रहा ट्रांसफर इनकम, राइट। ट्रांसफर इनकम में मैंने आपको समझाया था ओल्ड एज पेंशन। तो ओल्ड एज पेंशन को नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है? ये आपका प्रिकॉशन हो गया बेटा इस मेथड का। क्यों नहीं लेना है बेटा? क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ आप बूढ़े हैं इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से एक डोनेशन टाइप में होता है। जबकि ये जो पेंशन आपको यहाँ दिख रही है, इसके बदले, इस पेंशन के बदले उस एम्प्लॉय ने 30 साल 25 साल काम करा है, प्रोडक्शन हुआ है, तो इस पेंशन को लेना है, ओल्ड एज पेंशन को नहीं लेना है। ये प्रिकॉशन हो गया आपका, ठीक है। चलिए, आपने अभी क्या लिख दिया? वेजेस को लिख दिया। अब हम रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को लिख के बताएंगे, ठीक। देखिए ये कैसे निकलना है। ये रहा ऑपरेटिंग सरप्लस, तो इट्स रेफर्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इट इंक्लूड, मतलब क्या क्या इंक्लूड है? रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो भाई इन तीनों का टोटल क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाएगा, ठीक। ये नीचे नोट्स में भी लिखा होगा, ये देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक। तो ये तीनों यहाँ पर आ गए, है ना। आ गए चारों चीजें, क्या क्या आ गया बेटा? वेजेस आ गया, रेंट आ गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आ गया, है ना। तो इन दोनों को टोटल कर दो। अब उसके बाद क्या बच रहा है उसको समझ लो। एस्टिमेट ऑफ मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यहां पर आएगा सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फॉर प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज इनकम, मिक्स्ड इनकम। मैं आपको यहाँ पर जो बोल रहा था ना कि सेल्फ एम्प्लॉयड को जोड़ लेना है, ये इस पॉइंट के लिए बोल रहा था कि यदि खुद का क्या क्या लग जाता है, आप खुद की जमीन लगा देते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, मैं अपने ही कोचिंग, मैं अपने ही घर में कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो उसका जो रेंट है वो लेना चाहिए। लेबर में यहाँ कौन आ गया? मैं खुद यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी इनकम को यहाँ पर पढ़ाने की इनकम को जोड़ना चाहिए। वो इस वाले पॉइंट के लिए मैं बोल रहा था। मैं यहाँ से थोड़ा सा दिमाग में ये भूल गया, भूल नहीं गया था, क्या है ना, सिर्फ मिक्स रहता है थोड़ा सा। तो ये इसमें हम अपने खुद का जो एज ए लेबर, जब हम एज ए एम्प्लॉय जब हम काम कर रहे हैं, तो इनकम मेथड में कैलकुलेट करना है, ठीक। कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मतलब मैंने अपना खुद का पैसा लगाया तो उसका इंटरेस्ट भी मेरे को कैलकुलेट करना है, और मेरे को मैं फोकस ट्यूटोरियल चला रहा हूँ तो मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो उस पर प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? इन सबका टोटल को हम मिक्स इनकम को कहेंगे। देखिए ये दो चीजें तो आपको इजीली मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी भाई? जितनी भी कंपनियां हैं उनसे पता करो कि आपने अपने एम्प्लॉयज को कंपनसेशन कितना दिया, उस सबका टोटल लगा लो, ठीक। और ये देख लो कि उन कंपनियों में ऑपरेटिंग सरप्लस क्या क्या है, मतलब ये सारी चीजों को टोटल लगा लो, ये कंपनियों में मिल जाएगी। ये चीजें नहीं मिलती, ये सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है ये इतनी आसानी से नहीं मिलता, और यही इस मेथड की प्रिकॉशन और डिफिकल्टीज में काउंट होता है कि भैया हमको ये नहीं मिलता, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड की वैल्यू नहीं मालूम पड़ती, ठीक है। फिर क्या होगा?
भाई आप इन तीनों का टोटल लगा दो तो आप कहां पहुंच जाओगे, यहां। एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, तो आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय करा, आपने सरप्लस को टोटल कर दिया और मिक्स इनकम को टोटल कर दिया, तो आप किस पर पहुंच जाते हो बेटा, जीडीपी नहीं, एनडीपी एफसी पर पहुंचते हो। अब एनडीपी एफसी से आपको कहां जाना है, एनएनपी एफसी पे जाना है। तो क्या करोगे, ये देखो, बस ये डी को काय में बदलना है, एन में, और डी को एन में बदलना हो तो क्या करते हैं, ये ऐड कर देते हैं बस। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये नोट आपको लिखने की जरूरत नहीं है आंसर में, यदि आपको लग रहा है कि 5 नंबर के हिसाब से कम है इतना, तो आप वो नोट भी लिख देना आपको यदि लगता है तो, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या है, प्रिकॉशंस बहुत इजी हैं, आप इसको रेट करना, आधे प्रिकॉशंस तो वैल्यू एडिशन के ही हैं, ठीक है। बस कुछ चीजें डिफरेंस होगी, बस उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, आप खुद रीड कीजिए इसको। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, कितना आपने पेमेंट किया, सारे पेमेंट को जोड़ दो, सारे एक्सपेंसेस को जोड़ दो, तो वो सारे एक्सपेंसेस इनकम के बराबर होंगे, नेशनल इनकम के। तो क्या करना होगा इसमें, इसमें हमें, चलिए, अकॉर्डिंग दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द purchase of final goods and service produced in the economy during the accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है, उनको परचेस करने में जितना भी एक्सपेंस किया गया है, उस एक्सपेंस को यदि आप टोटल कर दोगे तो वो नेशनल इनकम के बराबर होगा, ये लिखा है, ठीक है। टू ऑब्टेन नेशनल इनकम, भाई एनएनपीएफसी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वी वुड एड, मतलब एक्चुअल में आप जब ऐसा करते हैं, ऐसा कैसा, ये कि सारे एक्सपेंसेस को आप टोटल कर लेते हैं, तो आप एक्चुअल में जीडीपी एमपी पर आ जाते हैं। कहां जाते हैं, जीडीपी एमपी पर। तो जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पर जाने के लिए क्या करना है, ये वैल्यू एडेड वाले में हमने देखा था, है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये सेम वही बात यहाँ पर भी लिखनी है, ठीक है, सेम है। तो कहाँ गए, हाँ ये रहे, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करा जाए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, हमें दो सेक्टर हैं, ठीक, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक। इन दोनों सेक्टर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस को परचेस करने में जितना भी एक्सपेंसेस किया गया है, उसको हमको टोटल करना होगा, ठीक है। देखो, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्या, हमें सबसे पहले फाइनल एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, और फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो कि प्रोड्यूस हुए हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उनको परचेस करने के लिए कितना खर्चा किया गया है, उसका जो टोटल अमाउंट है उसको हम बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक। अब फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या हमें देख, क्या क्या अलग अलग चीजें, सेक्टर कैटेगरीज हैं, वो देखना पड़ेगी। तो इस फाइनल एक्सपेंडिचर की 4 कैटेगरी है। इसमें पहला है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ प्राइवेट सेक्टर होगा, और गवर्नमेंट सेक्टर आप जानते हैं, राइट। गवर्नमेंट ने जितने भी खर्चे करे हैं अपने एम्प्लॉइज पर, राइट, उन सारे खर्चों को हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर, और बाकी को सबको उसको छोड़कर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर, ठीक। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लेते हैं। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस बाय किसके द्वारा, किसके किसके द्वारा, एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, हाउस होल्ड फैमिली के द्वारा, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करते, उन लोगों ने जो भी खर्चा करा है फाइनल गुड्स एंड सर्विस पर, उन सबको आप क्या कर दो, जोड़ दो, तो वो क्या होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक।
फिर आपको क्या निकलना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैसे निकलेगा, द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो कुछ भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस पर किया है उसको टोटल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक, तीसरा इसमें चीज है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म ऑन कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 15, ठीक है, आपको वहां मालूम है। टर्म एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जितना भी आपने कैपिटल गुड्स खरीदा है, किसने, फर्म से, हमने, फर्म से मतलब प्रोड्यूसर्स ने, बिजनेस ने, जितना भी कैपिटल गुड्स खरीदा है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है ना, फिक्स एसेट खरीदना, ठीक है, मशीन्स खरीदना, वो टोटल कर लेंगे। फिर एस्टिमेट ऑफ नेट एक्सपोर्ट, फिर हम क्या करेंगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हम यार ये तो समझ ही गए यार, इसको क्या समझाऊं। नेट एक्सपोर्ट का मतलब कितना हमने बाहर विदेशों में सेल करा और कितना हम विदेशों से लेकर आए, उसका फाइनल फिगर नेट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब 10 लाख का माल हमने एक्सपोर्ट करा, 3 लाख का इंपोर्ट करा, तो नेट एक्सपोर्ट होगा 7 लाख, ठीक है। The sum total of the above expenditure on final product of all sector of the economy give us GDP MP। वो ये बोल रहा है कि इन चारों का टोटल यदि हम लगा दें, इन चारों का टोटल यदि हम लगा दें तो हमें क्या मिलता है, हमें जीडीपी एमपी मिलता है। फिर तो आपको मालूम है जीडीपी एमपी से हमें कहाँ जाना है, जीडीपी एमपी से हमें एनएनपीएफसी पे जाने के लिए क्या करना है, ये करना है, ठीक। तो अब इसको यहाँ पर लिखा है एस्टिमेशन ऑफ एनडीपीएफसी, ये जीडीपी है बेटा, ये जी है, एन नहीं है, ये कितना है, एक सेकंड, कुछ डाउट है इसमें। तो यहाँ पर इसको है ना, आप एक काम करो, इसको लिख लो जीडीपी एमपी, है ना। एक्चुअल में एनडीपीएफसी है, बट ये सीबीएसई में बहुत सारे कैलकुलेशन आते हैं, ये जैसे नोट जो दिया हुआ है ना, इसके साथ समझने लायक, बट हम एमपी बोर्ड में ये सारे नहीं समझेंगे, इसको जरूरत नहीं है, इसलिए आप इसको जीडीपी एमपी लिख लो, ये ठीक। तो वो वही बात की है कि जीडीपी एमपी कैसे निकाला जाता है, ये जो हमने करा ना, ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, ये मेथड का एक्सप्लेनेशन है। अब मेथड को क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाता है, ये वो है कि भाई आप क्या करो, जीडीपी एमपी निकालो। पहले कैसे निकलेगा भाई, ये जो आपके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन आया है एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट का आया है, इसको सबको ऐड कर दो, ठीक, नेट एक्सपोर्ट को ऐड कर दो। ये डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ये इन्वेस्टमेंट वाला है, ये इसी को बोला है, ठीक, इसी को हमने क्या बोला यहाँ पर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप चाहो तो ये लिखो, या जो ऊपर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो, ठीक। तो इन सब का टोटल लगा दोगे तो क्या जाएगा बेटा, जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी से इस पर कैसे जाते हैं ये तो आपको आता ही है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। प्रिकॉशंस आज भी मैं, या मतलब सॉरी, इसको मेथड में भी प्रिकॉशन नहीं बता रहा हूँ, सिंपल प्रिकॉशंस हैं, आप थोड़ा सा रीड करके देखिए, बहुत इजी है, ठीक है। सर पढ़ा दो, अरे नहीं बेटा बहुत इजी है यार, है ना। देखो जो समझाने वाली चीज थी उसमें मैंने आपको ताकत लगा कर समझाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, ये क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, तीनों मेथड और प्रिकॉशंस, ठीक। अब हम दो और क्वेश्चन हैं, कॉजेज ऑफ लॉ, लो लो नेशनल नो लो नेशनल इनकम इन इंडिया, है ना। भाई हमारी इंडिया की नेशनल इनकम कम क्यों है, उसके कारण है, और इसके बाद में है इसको इम्प्रूव करने के,
है ना, सजेशन टू इम्प्रूव नेशनल इनकम। ठीक, ये दो मेन क्वेश्चन है। डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, ये भी एक है, आपको करना चाहिए ये। और यहाँ पर कुछ हमने क्वेश्चन दिए हैं, बट ठीक है, एमपी बोर्ड में नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि मेरे पास अभी बोर्ड भी नहीं है बेटा उतना बड़ा, ये सब सॉल्व करने के लिए मुझे बोर्ड पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अभी मेरे पास वो नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। एमपी बोर्ड कभी कभार ही ये पूछ सकता है, हो सकता, और इस बार तो चांसेस नहीं है कि वो इतना टफ क्वेश्चन डाले, राइट। ठीक है, तो अभी इसमें एक और पार्ट बन सकता है, नेक्स्ट वीडियो बन सकता है इन सब का एक्सप्लेनेशन, किनका, ये क्वेश्चंस का, कॉजेज ऑफ लॉ नेशनल इनकम। पर मेरे ख्याल से आप इसको आप पढ़िए, रीड कीजिए बेटा, बहुत इजी है ना, जनरल नॉलेज जैसा क्वेश्चन है ना, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक, और जो क्वेश्चन इस नोट्स में नहीं है हमारे, वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, इसी यूनिट में, ये जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक जो दिए मैंने ट्रांसलेट करके, राइट, उन्हीं में मैंने वो आंसर भी लिख दिए। देखो, यदि देखा जाए तो ये नेशनल इनकम क्या होता है, वो फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट टॉपिक ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, जैसे पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो पर कैपिटा इनकम ये होती है, यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, और जीडीपी ग्रॉस टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये पूरा लिख दिया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये रहा, यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो उनको डिटेल में कैसे लिखना है, ये यहाँ पर हमने आंसर भी दे दिए हैं, आपको अब सिर्फ उसको पढ़ना है। ये देखो, मैं समझाने गया तो फिर से मैं वही बात करूंगा कि, क्योंकि सिंपल सी बात है, समझाने का मतलब यही होगा ना कि मैं आपको फिर से ये बताऊं कि डी का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, फिर बेटा देखो इस पे से यहाँ जाने के लिए इसको माइनस करना, बार बार वही पढ़ने का क्या सेंस है। मैं इसका मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा चुका हूँ, आप इसको रीड कीजिए, राइट, इन सबको रीड कीजिए। इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आए, ये जो यहाँ लिखे हुए हैं, यदि आपको उनके आंसर समझ में नहीं आते तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, राइट, है ना। इस व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो पे आप मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि हमारा इकोनॉमिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यस, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, अब आप इसको पढ़िए। हाँ, इसके एमसीक्यूज की जो बात है, वो एमसीक्यूज भी लाएंगे, बट वो हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से लाएंगे एमसीक्यूज, जैसे कि मैंने शायद कल या परसों के वीडियो, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में बताया, हमारी एप्लीकेशन पे वो एमसीक्यूज होंगे, आप उसे एज अ टेस्ट देकर उनको सीखेंगे, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, पर उसमें टाइम लग रहा है। डोंट वरी, आपकी एग्जाम भी अभी आगे बढ़ चुकी है, तो अभी तो इतना टाइम है, बाकी के सारी चीजें तैयारी कीजिए, ये पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए, एमसीक्यूज उसी नॉलेज बेस पर ही किए जाएंगे, तो पहले तो पूरे सब्जेक्ट को सभी को गो थ्रू हो जाइए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बेस पर हम एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता है 2021 के लिए। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, कोरोना सच में है, कोविड-19 वायरस सच में है और बहुत बुरा इफेक्ट करता है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं करना है, बिल्कुल सेफ रहना है। ठीक, चलिए बाय।